नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। महिंद्रा स्कॉर्पियो, कौन नहीं जानता इस गाड़ी को। हर भारतीय का सपना है ये गाड़ी। इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको टॉप सेलिंग कार के लिस्ट में कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन आज आप स्कॉर्पियो के जिस सक्सेस को जानते हैं, आज महिंद्रा जिस ऊंचाइयों पर है, जिस जगह पर है, आज से 25-26 साल पहले बात कुछ अलग थी। महिंद्रा एक असेंबलिंग कंपनी हुआ करती थी। महिंद्रा ने भारत में विलीज जीप का लाइसेंस ले रखा था। विलीज जीप को असेंबल करके वो बेचा करती थी। समय के साथ उसी विलीज जीप में बदलाव करके, उसी विलीज जीप के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके महिंद्रा जीप जैसी दिखने वाली गाड़ियों को भारत में लॉन्च करती थी। जैसे कि महिंद्रा CJ3A, CJ3B, MM540, मेजर, क्लासिक, कमांडर, आर्माडा जैसी गाड़ियां डेवलप की और उसे भारतीय मार्केट में बेचा करती थी। महिंद्रा फोर्ड की ट्रैक्टर इंडिया में असेंबल किया करती थी और फोर्ड उसे भारत में बेचा करती थी। साथ ही साथ फोर्ड एस्कॉर्ट का करके एक सेडान आती थी, जिसको कि महिंद्रा ही असेंबल किया करती थी और फोर्ड उसे भारतीय मार्केट में बेचा करती थी। लेकिन फिर महिंद्रा में आया आनंद महिंद्रा का युग और उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया दूसरों के लिए कार असेंबलिंग करना, अब खुद की एक गाड़ी बनाते हैं। लेकिन उस समय टाटा और मारुति जैसी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही थी भारतीय मार्केट में। जहां टाटा की सफारी SUV में मार्केट में तहलका मचा रही थी अपनी रोड प्रेजेंस और दमदार इंजन के साथ ही साथ टाटा सियारा, टाटा एस्टेट और सुमो जैसी गाड़ियां भी धूम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारुति जैसी कंपनियां मारुति 800 जैसी छोटी कारों के साथ कम पैसे में भारतीय लोगों का कार का सपना पूरा करवा रही थी। वहीं आनंद महिंद्रा जी सोच रहे थे कि एक ऐसी गाड़ी बनाना है जो लॉन्च होने के साथ ही तहलका मचा दे। भारतीय मार्केट में टाटा और मारुति दोनों की कार बायर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कार बनाने की सोच तो लिया था महिंद्रा ने, लेकिन महिंद्रा एक छोटी कंपनी थी जिसे गाड़ियां और ट्रैक्टरों के पार्ट्स असेंबल तो किया करती थी, लेकिन कभी कोई नई गाड़ी नहीं बनाई थी। और नई गाड़ी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, R&D टीम चाहिए, जो महिंद्रा के पास कुछ भी नहीं था। फिर 1993 में जाके GD गोयनका जी ने, जो जनरल मोटर के लिए काम किया करते थे, उन्होंने महिंद्रा कंपनी का MD का पदभार संभाला और उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। फिर कई सालों के इंतज़ार के बाद 1997 में प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो लॉन्च हुआ, जो कि एक यूटिलिटी व्हीकल होने वाली थी। लेकिन क्या होने वाला था अभी तक किसी को पता नहीं था। इतना डिसाइड कर लिया गया था कि इस कार में कम से कम 9 से 10 लोगों को बैठने की जगह होगी, इंजन बढ़िया मिलेगी, अच्छे पावर और कंफर्टेबल राइड के साथ, और कीमत ऐसी रखेंगे कि एकदम छोटी से छोटी गाड़ियां खरीदने वाले लोग भी इसके तरफ शिफ्ट हो सकें। लगभग 1 साल बाद 1998 में स्कॉर्पियो की ब्लूप्रिंट आखिरकार तैयार हो गया। गाड़ी दिखने में कैसी होगी, प्राइसिंग क्या होगी और गाड़ी कैसी मार्केट को टारगेट करने वाली है, यानी कि कैसी कस्टमर को टारगेट करने वाली है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो था कि प्रोजेक्ट बहुत सस्ता होना चाहिए और कम खर्च में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम महिंद्रा एक छोटी कंपनी हुआ करती थी, उतना खर्च नहीं कर सकती थी अपनी R&D पर, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी कम कीमत पर बनकर तैयार हो जाए। इसके लिए महिंद्रा ने अपनी भारतीय शक्ति का इस्तेमाल किया, यानी जुगाड़ का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है IDAM, इंटर्ड डिज़ाइंड मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अभी तक महिंद्रा ने तो गाड़ी बनाई नहीं थी, सिर्फ असेंबल किया करती थी। तो महिंद्रा अपनी कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन को सप्लायर को बता दिया और बाकी सब कुछ सप्लायर ने किया। जो कि मैं IDAM की बात कर रहा था, उसमें क्या होता है कि कंपनियां पार्ट्स आउटसोर्स करती है। जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां पार्ट्स आउटसोर्स करती है, खुद के प्रोडक्ट के लिए सारी पार्ट्स नहीं बनाती है। जैसे कि इंजीनियरिंग हो, टेस्टिंग हो, वैलिडेशन हो, मटेरियल सिलेक्शन हो, पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो, सब कुछ सप्लायर ने किया और बाकी महिंद्रा ने वही किया जिसके लिए उसको महारत हासिल था। सारे पार्ट्स को असेंबल कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। महिंद्रा ने कई जगहों और कई देशों के कॉन्सेप्ट की मदद ली, तब जाकर कहीं 4 से 6 साल के बाद स्कॉर्पियो बनकर तैयार हुई। जितना आसान सुनने में लग रहा है, उतना आसान नहीं था महिंद्रा के लिए स्कॉर्पियो को बनाना। स्कॉर्पियो को UK और इंडिया में डिज़ाइन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, इंटीरियर और सीट्स को इटली में बनाया गया है और पैनल्स स्वीडन में बनाया गया और बॉडी सेल को कोरिया में तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे भारत की पसंदीदा SUV को बनाने में कितना मेहनत लगा है महिंद्रा को। स्कॉर्पियो पहली गाड़ी थी महिंद्रा की जिसे महिंद्रा ने खुद बनाई थी, ना कि असेंबल की थी। और 2002 में आखिरकार महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को मात्र 5.5 लाख की कीमत में लॉन्च कर दिया था।
आप देख सकते हैं कीमत में कितना अंतर हो गया है। आज के दिन इतने में बस एक ऑल्टो जैसी गाड़ी आ पाती है। आप सोच ही रहे होंगे कि स्कॉर्पियो को सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया है या फिर इंडिया में बेचा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कॉर्पियो एक मास मार्केट प्रोडक्ट है, एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। इसे लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इजिप्ट जैसे कई देशों में बेचा जाता है। यहाँ तक कि स्कॉर्पियो साउथ अफ्रीका की बेस्ट सेलिंग कार में से एक है। लेकिन जितना इस गाड़ी को भारतीय बाजार में प्यार मिला, भारत में प्यार मिला, उतना किसी मार्केट में प्यार नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि स्कॉर्पियो को बनाने के लिए सिर्फ 23 इंजीनियरों का ही टीम काम कर रही थी, जिससे इस प्रोडक्ट को बनाने में समय तो काफ़ी लग गया, लेकिन लागत बहुत ही कम लगा महिंद्रा को। जबकि आमतौर पर दूसरी कंपनियां जो होती हैं गाड़ियां बनाने के लिए काफ़ी मैन पावर और बजट का इस्तेमाल करती है, और दूसरी कंपनियां जितना सिर्फ अपने R&D टीम पर खर्च करती है उतने में महिंद्रा ने फाइनल स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया था। मतलब कि टोटल 550 करोड़ की लागत में स्कॉर्पियो बनकर तैयार हो गया था। जिस समय स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी उस समय सस्पेंशन सिस्टम इस गाड़ी में एकदम देसी लगाया गया था। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम मिलता था, जो कि आपको बोलेरो जैसी पिकअप ट्रक में देखने के लिए मिलता है। समय के साथ महिंद्रा ने सस्पेंशन सिस्टम में चेंज किया। अब स्कॉर्पियो का सस्पेंशन सिस्टम पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। हालांकि अभी भी स्कॉर्पियो में बॉडी रोल देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्कॉर्पियो को चाहने वाले उस बॉडी रोल को एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को पता नहीं होगा, महिंद्रा खुद ही अपनी गाड़ियों को कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर देती है। उनका वेबसाइट भी है महिंद्रा कस्टमाइजेशन के नाम पर, और स्कॉर्पियो इस कस्टमाइजेशन की पहली गाड़ी थी जिसे महिंद्रा कस्टमाइज करके कस्टमर को ऑफ़र किया करती थी। लेकिन महिंद्रा का ये वाला प्लान उतना सक्सेस नहीं हो पाया। शायद आपको ये भी ना पता हो कि स्कॉर्पियो में पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता था, क्योंकि बच्चा जो है यही जानता है कि स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है। यहाँ तक कि फ्यूल स्टेशन वाले भी कभी किसी ऑनर से नहीं पूछते हैं कि क्या भरना है, वो आंख मूंद कर डीजल भर दिया करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि स्कॉर्पियो में रेनो कंपनी का 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो 216 bhp की पावर जनरेट किया करती थी और 187 Nm का टॉर्क। लेकिन इस इंजन का माइलेज कम होने के कारण पेट्रोल वेरिएंट को लोगों ने खासा पसंद नहीं किया, जिस वजह से महिंद्रा ने पेट्रोल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया। महिंद्रा स्कॉर्पियो ऐसे ही लोगों को इतना पसंद नहीं है, और भारत में 10.5 लाख से भी ज़्यादा यूनिट ऐसे ही नहीं बिक गई। स्कॉर्पियो उन गाड़ियों में से एक है जिसने भारतीय मार्केट में SUV परंपरा को जन्म दिया और बताया कि SUV जैसी गाड़ियाँ क्या होती है। स्कॉर्पियो ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी या फिर एक नकली SUV नहीं थी, एक प्रॉपर SUV थी। स्कॉर्पियो में 4x4 का ऑप्शन भी मिला करता था, और साथ ही साथ आपको कंफर्टेबल राइड और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का सारे फीचर्स, सारे ऑप्शन मिल जाते थे। स्कॉर्पियो के मार्केट में आने से पहले तक किसी भी SUV को एक रफ एंड टफ इमेज के साथ जाना जाता था, लेकिन स्कॉर्पियो ने बताया कि SUV जो है रफ एंड टफ होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी हो सकती है और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर भी ऑप्शन कर सकती है। महिंद्रा ने भारत में पहली डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी स्कॉर्पियो में देकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। स्कॉर्पियो 2008 में पहली ऐसी डीजल SUV बन गई थी जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था। इन सब कारणों की वजह से इसकी बिक्री में और भी 4 चांद लग गए, क्योंकि स्कॉर्पियो सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि एक ट्रू SUV में जो मिलना चाहिए और कस्टमर के अकॉर्डिंग अच्छी खासी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर प्रोवाइड करती थी। स्कॉर्पियो की इतनी सेल्स और सक्सेस के पीछे एक और वजह है कि स्कॉर्पियो की सेल्स को देखते हुए महिंद्रा ने उसमें 2 इंजन ऑप्शन देना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्कॉर्पियो कॉमर्शियल एंड प्राइवेट दोनों ही कंज्यूमर की पहली पसंद बनती जा रही थी। तो पहली इंजन थी CRD डीजल इंजन, जो कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए बनाई गई थी। इसमें आपको अच्छी खासी पावर के साथ ज़बरदस्त माइलेज मिल जाती थी। दूसरी इंजन थी 2.2 एमॉक इंजन, जो कि आपको 120 bhp का पावर मिला करता था उस इंजन में, और काफ़ी रिफाइंड इंजन था और प्राइवेट ऑनर के लिए एक वरदान साबित हुआ ये इंजन। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी सेल्स दिखाता है तो कंपनी उसमें समय समय पर बदलाव करते रहती है। लेकिन स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च हुई थी और आज तक लगभग 22 साल हो गए, और 20वें साल में जाकर इसकी सेकंड जनरेशन लॉन्च हुई, और पुरानी वाली जनरेशन को भी साथ में कंटिन्यू रखा गया। और अभी भी कस्टमर स्कॉर्पियो N के बजाय
पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक को ही ज़्यादा पसंद किया करती है। स्कॉर्पियो की इन 22 सालों में मात्र 4 से 5 फेसलिफ्ट आई और फिर भी स्कॉर्पियो की सेल्स हर साल आसमान को छूती रही। आप लोगों में से लगभग हर कोई जानता होगा कि स्कॉर्पियो ने ग्लोबल एनसीएपी में 0 आउट ऑफ 5 स्टार अचीव किया था, लेकिन मैं बता दूं कि जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के नाम पर सीट बेल्ट ही था। इसके अलावा एक सिंगल फीचर भी उसमें नहीं था। तो ये बात तो साफ है कि अगर किसी गाड़ी को बिना किसी सेफ्टी फीचर्स के क्रैश टेस्ट किया जाएगा तो वो 0 स्टार ही लेकर आएगी। जबकि ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी में इसी स्कॉर्पियो ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार अचीव किया है, जबकि वहाँ के सेफ्टी लॉज भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और जिस वेरिएंट का ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी में क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें मात्र डुअल एयरबैग और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मौजूद थे। स्कॉर्पियो के आज भारतीय बाजार में लॉन्च हुए लगभग 22 साल पूरे हो गए हैं और लगभग 11 लाख स्कॉर्पियो आज भारतीय सड़कों पर अपना जलवा बिखेर रही है। और आज स्कॉर्पियो का सेकंड जनरेशन मॉडल स्कॉर्पियो एन मार्केट में मौजूद है, फिर भी लोग बाग पुरानी लुक वाली स्कॉर्पियो क्लासिक को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी भारतीय सड़कों पर लगातार 22 वर्षों से अपनी बादशाहत को कायम रखने वाली गाड़ी की स्कॉर्पियो की लॉन्च से लेकर जवानी तक का कहानी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।